वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। आपको जो पेपर हुआ तो उस पेपर में एक दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों ने नहीं किए, नालायक बच्चे। एक क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव था, जो कहना चाह रहा था कि अगर कि क्यूब की साइड को 2% अगर अपन श्रिंक कर दें तो बल्क स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, ये जानने की इच्छा थी, है ना। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि उसकी जो साइड है, क्यूब होगा ना, जो क्यूब होगा, जो क्यूब की साइड है, अगर क्यूब की साइड में एल बोल दूं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो एल क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एरर में आपने पढ़ रखा था कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ये पावर है तो आगे आ जाएगी 3 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो अगर ये 0.2% है तो वॉल्यूम में चेंज 0.6% होगा, या 0.02 है तो 0.06 हो जाएगा, या 2% है तो 6% हो जाएगा। और उसको अपन डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.06 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में बच्चों ने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि वो एरर का कॉन्सेप्ट भूल गए जो उन्होंने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट की डेफिनेशन कुछ बच्चों ने सही लिखी है, और ये बात लिखाने के बाद भी, क्लास में नोट्स में लिखाने के बाद भी नालायक बच्चे ये लिख के आए हैं कि रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील, जबकि ये क्लास में एक्सप्लेन किया है, रीजन के साथ एक्सप्लेन किया है, लिखाया भी है कॉपी में, और फिर भी ये पाप करके आए हैं, गधे। और उसके बाद 8th वाला सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो अच्छा क्वेश्चन है, जिसके लिए मैं डिस्कस करना चाह रहा था। और आप लोगों को पता है कंप्रेसिबिलिटी 1/बल्क मॉडुलस होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बस इतना सा चेंज करके पूरा क्वेश्चन कर देना था। बच्चों ने कुछ ने बल्क मॉडुलस की जगह कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू रखी, सीधा सॉल्व कर दिया है, तो उनका आंसर 1/ आया है समथिंग। तो ऐसा नहीं करना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसके लिए मैंने पेपर डिस्कस करने का मन बनाया है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपसे होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हम मैथ से उतने दूर भागते हैं। एक रॉड को अपन ने इस तरह से एफ फोर्स लगा के इसकी लेंथ के अलोंग खींच दिया है। तो अगर लेंथ के अलोंग खींचोगे तो इसमें एक टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज ए, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और हमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया इसने काट के दिया है। ये अपनी तरफ से कुछ एरिया दिया है इसने, और यहाँ पर इसकी इसने एक एक्सिस बना दी है, और उसके बाद इसने इसकी एक परपेंडिकुलर एक्सिस बना दी है जो इस गिवन एरिया का परपेंडिकुलर है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन। ये वाला जो प्लेन इसने दिया है इस पे टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहा है, इस वाले प्लेन पे। दिख गया होगा ये वाला प्लेन। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर इसको क्या करना है। अगर ये वाला एरिया ए है तो ये एरिया कभी ए नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ही होगा। तो यहां पर अगर मैं इसका एरिया मान लूं ए डैश, एरिया हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपको पता है। तो अगर इसको मैं ऐसे स्लाइस करूंगा तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये एरिया हो गया नॉर्मल के अलोंग। इसके 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं, तो मैं सिर्फ इसका एक ही कंपोनेंट कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक की जरूरत है, दैट इज ए डैश कॉस थीटा। हाँ है ना, मतलब इसका इस डायरेक्शन में जो एरिया आएगा दैट इज ए डैश कॉस थीटा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना गिवन है, ए। तो आप बोलोगे कि भाई ए डैश कॉस थीटा ए के बराबर है, इसीलिए जो ए डैश की वैल्यू है वो हो जाएगी ए अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, गधा, ये हो जाएगी ए अपॉन कॉस थीटा। इतना चमक गया। एरिया तुमको पता चल गया ए डैश कितना है। अब इस क्वेश्चन को वापस से सोचो कि एक एरिया अपने को दे रखा है, इसका ए डैश वेक्टर ये गया, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। यही तो क्वेश्चन है ना। तो तुम्हें अब क्या करना है कि इस फोर्स के 2 कंपोनेंट कर लेने हैं। तो फोर्स के 2 कंपोनेंट कर लेने हैं, तो ये हो गया मेरे पास एफ कॉस थीटा, और ये वाला हो गया एफ साइन थीटा। खुद सोच के बताओ कि तुम्हें डिस्कशन स्ट्रेस का कौन से एरिया पे करना है, ए पे करना है या ए डैश पे करना है। ए डैश पे करना है। अगर ए डैश पे करना है तो तुम्हें ए डैश का ही एरिया चाहिए,
और ए डैश के परपेंडिकुलर और ए डैश के अलोंग फोर्स चाहिए। तो मुझे दोनों फोर्स पता चल गए। इस ए डैश के परपेंडिकुलर फोर्स है वो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो इसमें अगर कोई बोले कि टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है, तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी मेरे पास फोर्स जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है अपॉन इसका एरिया ए डैश। तो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा है और एरिया मेरे पास ए अपॉन कॉस थीटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए। बात समझ में आ गई? सिमिलरली अगर मुझसे कोई पूछे नहीं यार टेंसाइल स्ट्रेस नहीं, मुझे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, टेंसाइल में क्या ही बोल रहा हूँ। एक क्या पूछा था पहला, टेंसाइल ही पूछा था ना, टेंसाइल स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेस। तो तुम्हें पता है शेयरिंग स्ट्रेस होता है सरफेस के पैरेलल फोर्स जो लगाता है वो प्रोड्यूस करता है। तो शेयरिंग स्ट्रेस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स होगा वो सरफेस के पैरेलल है, अपने को वो चाहिए। तो पैरेलल फोर्स है एफ साइन थीटा और एरिया है मेरे पास ए अपॉन कॉस थीटा। तो ये बन गया एफ अपॉन ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बना कि नहीं बना? तो दोनों के आंसर आ गए। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो ताकि टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम हो। अगर टेंसाइल स्ट्रेस को मैक्सिमम करना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा कैसा होना चाहिए, 1 फॉर मैक्सिमा। और अगर कॉस थीटा 1 है तो थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा 0 डिग्री अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस को मैक्सिमम करना चाहते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस को मैक्सिमम करना है तो ये पूरी क्वांटिटी साइन थीटा कॉस थीटा मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसको कैसे सोचते हैं वो देखो। तो आपको एक काम करना है, थोड़ा और बुद्धि लगा लेनी है जो कि आप में होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटी सी जगह में। इसमें काम करते हैं अपन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2। तो साइन 2 थीटा बन गया। तो ये बन गया मेरे पास एफ इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या बन गया मेरे पास, शेयरिंग स्ट्रेस। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसका अगर मैक्सिमा तुमको निकालना है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। मतलब 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो अगर आप शेयरिंग स्ट्रेस को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो एंगल 45 होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेस को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो एंगल 0 होना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए था। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन बोलूं, क्या क्वेश्चन था? या बोलने की क्या जरूरत है, मतलब सीधा फिगर में तो मैंने दिखाई रखा है। ऐसा लिख दो कि a bar of cross section area a bar of cross section area A is subjected to equal and opposite tensile forces at its ends. Subjected to equal and opposite tensile forces at its ends. Consider a plane as shown in the figure. Consider a plane as shown in the figure. Then find पहला part, tensile stress on this plane. Tensile stress on this plane. दूसरा shearing stress on this plane. तीसरा value of theta for maximum tensile stress and shearing stress. Value of theta for maximum tensile stress and shearing stress. लीजिए
ये था भाई। और ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है लोडेड वायर का, जो कि अपन ने क्लास में बताया था, बोला था आता ही है, तो ये तो कम से कम सही बनाते हैं आप लोग, कुछ भी बना के आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। दीदी लोग शांत हो जाएंगे, आंटी लोग शांत हो जाएंगे। हाँ, अभी क्या दादी बोलूँ क्या आप? अच्छा, दीदी आंटी भी नहीं मान रहे। तुम्हें क्या हो गया, तुम सीट कैसे बदल लिए? लड़ाई हो गई? अरे कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बात यह है कि बोल सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहानी ये है कि ये होता है जबरदस्ती का। क्या स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है क्या? ऐसा था? हि- नहीं, हिंदी में विस्कोसिटी को नहीं, मुझे भी नहीं याद है अभी। हाँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ। देखो तुम लोगों ने पढ़ा था कि दो लेयर्स, दो सरफेसेस आपस में जब एक दूसरे पर रिलेटिव मोशन करने की ट्राई करती हैं, रिलेटिव मोशन कर रही होती हैं, तो अगर वो कांटेक्ट में है तो एक दूसरे पे एक फोर्स लगाती है, जिससे उनके रिलेटिव मोशन का अपोज होता है। उस फोर्स को अपन फ्रिक्शन कहते हैं। यही बात पढ़ी थी अपन ने। ऐसे ही अगर तुमने देखा होगा, एक कहावत सुनी होगी कि समुद्र गहराई में बहुत शांत होता है। समुद्र 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 गहराई में बहुत शांत होता है। मतलब ऊपर कितनी भी लहरें आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे समुद्र में कोई हलचल नहीं होती, एकदम शांति होती है। तो इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं, तुम नदी में भी देख सकते हो कि नदी में भी जो भी लहरें हैं वो ऊपर ज़्यादा तेज चल रही हैं, नीचे का पानी स्लो चलता है, नीचे शांति रहती है। तालाब में भी देखोगे हवा चलती है, पानी रुका हुआ है, तो ऊपर तो भले ही लहरें चल रही हैं, लेकिन नीचे एकदम शांति है, नीचे मछलियाँ आराम से जीवन जी रही हैं। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि लिक्विड जब भी फ्लो करता है, तो फ्लोइंग लिक्विड में जो लेमिनार फ्लो है उसमें आप देखोगे, अगर जैसे मान लो इसको मैं रेफरेंस लाइन मान लूँ, और यहाँ से कुछ हाइट पे मैंने ये दो प्लेन अज्यूम कर लिए, ये वाई हाइट पे मैंने इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा वाई, डेल्टा वाई डिस्टेंस पे मैंने दो प्लेन अज्यूम कर लिए। अगर ये नीचे वाला प्लेन की स्पीड अगर v है, तो ऊपर वाले की ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी, है ना? तो इसकी स्पीड मैंने मान ली v प्लस डेल्टा वी, है ना? मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बहुत अच्छे। अब बात यह है कि इनके बीच में ये एक दूसरे पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो एक दूसरे पर ये फ्रिक्शन लगा रहे होंगे। जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पर लिक्विड के केस में उस फ्रिक्शन को बोला जाता है विस्कस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है विस्कोसिटी। ठीक है? जब बोल रहे हैं तो सुनना ज़्यादा जरूरी है, अपना ज्ञान बघाड़ने की बजाय, है ना? फ्रिक्शन के ही कई नाम हैं, ठीक है? जब वो लिक्विड के केस में आएगा तो उसको बोला जाता है विस्कस फोर्स, और वो होता है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है ये जो आपने जो भी लेमिना अज्यूम किया है इसके एरिया पे, वो डिपेंड करता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई को कहते हैं अपन स्ट्रेन रेट। क्या कहते हैं? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई इज कॉल्ड स्ट्रेन रेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन एल, ये भी सेम ही चीज़ है, स्ट्रेन रेट ही है। मैंने उसको एक फाइनाइट लेंथ मान लिया डेल्टा वाई को, तो जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है? अगर आप यहाँ से इसको x और dx मान, डेल्टा x मान लेंगे तो डेल्टा वी अपॉन क्या बन जाएगा? डेल्टा x। तो मैंने y माना है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि आप जनरली y डायरेक्शन में आप y मानोगे।
तो ये तो हो गया एवरेज की बात कर ली। अगर हम वैसे लिखना चाहें तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई। ये इंस्टेंटेनियस टाइप का हो गया और ये एवरेज फोर्स हो गया। ठीक है, थोड़ा गणित की बात है और कुछ थोड़ी है। तो यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो है एक्स्ट्रा स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी दोनों लेयर के बीच में। डेल्टा वाई उन लेयर्स के बीच का सेपरेशन है। एरिया उन लेयर्स का एक एरिया है। और ईटा का जो नाम है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और एफ को कहते हैं अपन विस्कस फोर्स। यार ये जो नामकरण है ना, नामकरण तो आपको याद रह ही जाएगा। मैं पूरा चैप्टर एक साथ ही पढ़ा दूं क्या? बाद में लिखाते रहेंगे। तो फिर ठीक है, चलो दो चार बातें लिख लो फिर। मेरे मन में तो ये कि पहले लिखा के खत्म कर दो। Viscosity is the property of fluid. Viscosity is the property of fluid by virtue of which viscosity is the property of fluid by virtue of which it opposes the relative motion. It opposes the relative motion between its adjacent layers. Between its adjacent layers. Relative motion between its adjacent layers वैदे ये राइटिंग थोड़ी और सुधर सकती है क्या? थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कर। ऐसा लगता है जैसे सेकंड क्लास के बच्चे कॉपी में लिख रहा हो। राइटिंग सुधारो। और भी हैं कई कई महारथी, तो सामने बैठी दिख गई। तो चीटे ऐसे लगते, चीटे में इंक में डुबो दिया हो चीटा और ऐसे रख दिया हो, अब घूम ले जहाँ तेरा मन है घूम ले। टीचर तो अपने आप समझ ही लेगा। इट इज फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। It is fluid friction or internal friction the internal tangential force. Next point, the internal tangential force which tends to retard the relative motion between which tends to retard the relative motion between adjacent layers is called viscous force. ठीक है? क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? ये फ्रिक्शन की बस डेफिनेशन लिखा दी है। दो लेयर के बीच में जो लग रहा है बस उसकी डेफिनेशन लिखाई है। क्या हो गया, तुम्हें क्या समस्या है? आप लोग इसे छाप सकते हैं। इसमें स्ट्रेन रेट, एक तो ये भी स्ट्रेन रेट है, इसका एक और नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और अगर जब अपन इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसे स्ट्रेन रेट बोल देंगे। हालांकि ये एक ही तरीके की चीज़ें। तो स्ट्रेन रेट इसको तो हटा के मतलब इनका जो नामकरण है इसको इस तरीके से कर लेते हैं। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और डेल्टा वी अपॉन जब उसको लेंथ के फॉर्म में लिख देंगे तो स्ट्रेन रेट हो जाएगी। या वी बाई एल लिखोगे तो भी स्ट्रेन रेट ही है। वी बाई एल भी लिख सकते हो, ऐसा इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसको वी बाई एल ही लिख लो, टेंशन नहीं खत्म।
आया उसी से। ठीक है, आगे चलें। डन। देखो, तुम लोगों ने अभी ये देखा कि F इज इक्वल टू होता है ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहां से अगर ईटा लिखा जाए तो ईटा हो जाएगा F अपॉन ए डिवाइडेड बाई, इसको मैं V बाई एल लिख सकता हूँ। मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई को अपन V बाई एल लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेन रेट। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में अगर तुम देखो तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं अपन। तो यूनिट के बारे में अगर तुम देखोगे तो इसको ऐसे समझ लो, यहां से अगर देखोगे तो न्यूटन हो गया, नीचे एरिया है V बाई एल है तो ये L बाई वी हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड, और ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, ऐसा सोच सकते हैं। तो ये क्या हो गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट है वो जिसके सम्मान में दी जाती है वो है पॉइज। पॉइजन्स रेशियो नहीं है ये पॉइजले वाला पॉइज है। तो ये है पॉइज। ओके, अगर इसकी डायमेंशन निकालने को बोली जाए तो आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या हम फोर्स की बात कर रहे हैं, नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी डायमेंशन अगर निकालेंगे तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, तो फोर्स की होती है M L T-2, एरिया की हो गई L2, ये हो गई L और इसकी हो गई LT-1, है ना। तो सारे कटम पिट्टी मचा देंगे, इससे मर गया। तो मेरे पास हो गया M L-1 T-1, ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो आप चाहो तो सीधे डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ओके, तो लिख लेंगे। इसकी CGS यूनिट है पॉइस। ये मैंने ऐसा ही नहीं, ऐसा ही लिख दिया, ऐसा ही नहीं है, CGS यूनिट। ऐसा ही में तो डेका पॉइस आ जाएगा। ये वाली ऐसा ही लिख देना, जो मैंने ये लिखी है ना, ये अलग से चाहो तो ये लिख दो। ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको अपन डेका पॉइस भी बोल सकते हैं। डेका का मतलब 10 होता है, वो तो जानते हैं।
शुरू करें? अगली हेडिंग लिखो स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ की बात ऐसी है कि अगर किसी की होमोजीनियस मीडियम है, होमोजीनियस मतलब एक जैसा यूनिफॉर्म डेंसिटी का, उसमें अगर अपन या लिक्विड है या एयर है, कोई भी फ्लूइड है, उस मीडियम में अगर अपन मान लो किसी भी एक सॉलिड स्फीयर को जिसकी रेडियस आर है उसको अगर ड्रॉप किया जाएगा तो उस पर कितना विस्कस फोर्स लगेगा, तो उसका ये रिलेशन है वो इसने दिया था। तो वो रिलेशन है, वो एफ होता है विस्कोसिटी का जो फोर्स होगा, दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। तो ये v है स्पीड ऑफ स्फीयर। मैं पूरा लिखा रहा हूँ अभी, रुक जाओ। r इज रेडियस ऑफ स्फीयर, ईटा तुमको पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। स्टेटमेंट लिख लेंगे। इफ अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r, if a small sphere of radius r is moving with velocity v, through a homogeneous stationary medium, then viscous force acting on the sphere is, then the viscous force acting on the sphere is, आपके सामने लिखा है। हेलो हेलो, हाँ अगली हेडिंग लिखी जाए टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी ये बहुत बड़ा चैप्टर है। When a solid sphere falls in a liquid, when a solid sphere falls in a liquid, when a solid sphere falls in a liquid, its accelerating velocity is controlled by, its accelerating velocity is controlled by, its accelerating velocity is controlled by viscous force. Its accelerating velocity is controlled by viscous force due to liquid. And hence it attains a terminal velocity, and hence it attains a constant velocity which is called terminal velocity. Hence it attains a constant velocity which is called terminal velocity, which is called terminal velocity. अगर एक पानी की बूंद को, एक सिंपल एक ड्रॉप को अगर 500 मीटर पर सेकंड से अगर मारा जाए तो बुलेट की तरह काम करेगी कि नहीं करेगी, है कि नहीं? अगर आप देखो तो बादल तो आपसे काफ़ी ऊपर है, लगभग 1 किलोमीटर तो मिनिमम रहेंगी, है ना? तो मतलब 1000 मीटर अगर मैं बादल को मान लूँ तो ज़मीन पे जब ड्रॉप आनी चाहिए आपके पास यहाँ बादल से गिरते हुए, तो यहाँ पर इसकी स्पीड √2gh के हिसाब से 2g और h के हिसाब से 1000, तो मतलब 100√2 इतनी होनी चाहिए। 100√2 होता है 100 इंटू 1.41, मतलब ये हो गया आपके पास 141 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो उसके लिए मुझे 18/5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो मैं इसको इजी कर लेता हूँ, मैं इसको ना 150 कर देता हूँ। तो 150 इंटू 18/5 मतलब 30 इंटू 18,
मतलब 540 किलोमीटर पर आवर आया कि नहीं आया? मतलब 540 किलोमीटर पर आवर से अगर कोई छोटी सी ड्रॉप भी अगर आपको लगेगी ना, तो अगर जहाँ पे लगेगी वहाँ से पूरी बॉडी को चीरते ही आर पार निकल जाएगी। ऐसा ही होगा। जैसे आप लोगों ने जो जो अभी वाटर जेट कटिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो पानी को हाई प्रेशर से पानी को एक नोजल से पास कराते हैं और उससे स्टील ब्लॉक्स, आयरन ब्लॉक्स ऐसे आसानी से काट देते हैं वो लोग डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में। तो इसका मतलब बहुत वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है रियल में। बादल 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊपर हाइट पे होते हैं, लेकिन आपको तो कुछ नहीं होता। आराम से अपन बाहर जाके गाना गा रहे होते हैं। कौन सा गाना? छम छम बरसे पानी, टिप टिप बरसा पानी है, छम छम नहीं। हाँ, अरे सॉरी 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 सॉरी, गाने वाने मुझे आते नहीं है ना। छम छम नहीं, टिप टिप। टिप टिप बरसे पानी, भाई आराम से रील बना रहे हैं, रीलें बन रही हैं, है ना? अच्छा अच्छा, आप लोग स्नैप बनाते हैं? तो देखो भाई, ये तो पक्की बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई है जो बचा रहा है अपने को। वो है यहाँ का एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से जो पानी की बूंदें हैं, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेती हैं, और वो वेलोसिटी हमारे लिए उतनी घातक नहीं है ना? अगर एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए तो फिर देखो मज़ा ही आ जाएगा जीवन में। सेम चीज़ लिक्विड में होगी। तो लिक्विड की कहानी को समझने के लिए मैंने क्या किया, ये लिक्विड में एक अपन ने एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस आर है, और इसको इसमें नीचे ड्रॉप कर दिया। तो अगर वैसे कोई भी अगर आप रेजिस्टिव फोर्स नहीं माने, तो इस पे नीचे जी लग रहा होगा। अगर इस पे जी लग रहा होगा तो आराम से ये जी के इफेक्ट में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जानी चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। एक टाइम के बाद वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि देखो यहाँ पे फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे। एक तो नीचे इसका एम लग रहा होगा, कोई समस्या की बात नहीं। दूसरा, इस पे एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, जिसे आप बॉयंसी के नाम से जानते हैं, बॉयंसी फोर्स। दूसरा, ये नीचे अगर इसकी स्पीड है, नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी है, तो इस पर एक ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, जिसको आप जानते हैं विस्कस फोर्स के नाम से, 6π∗RV। कहानी खत्म। अब अगर ऐसा है, इसने जो वेलोसिटी अचीव कर ली वो कांस्टेंट हो गई, तो इस वक्त जो वेलोसिटी है उसको नाम दोगे तुम टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? टर्मिनल वेलोसिटी। समझ गई बात? अब थोड़ा थोड़ा आप लोग पुराने नॉलेज को लेके आएंगे। जैसे रो मैंने मान लिया इट इज डेंसिटी ऑफ स्फीयर, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और बाकी सारी चीज़ें तो ऑब्वियस हैं। आर इज रेडियस ऑफ लिक्विड, रेडियस ऑफ स्फीयर। लिक्विड की रेडियस कहाँ से होगी? तो मैंने इसको, सिंस यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो हम लिख देंगे एफ थ्रस्ट या एफ बायोंसी प्लस एफ वी शुड बी इक्वल टू एम जी। थ्रस्ट फोर्स होता है या बायोंसी होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। बायोंसी फोर्स वी सिग्मा जी, मैंने रो क्यों बना दिया, वी सिग्मा जी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो है 6π∗R इंटू वी टर्मिनल। इसका मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो मैंने यहां से 6π∗R VT को एक साइड रखा और बाकी सब इधर ले गया, तो V इंटू जी तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया रो माइनस सिग्मा। इधर जाएंगे तो सिग्मा इधर नेगेटिव में आ जाएगा, बाकी सब बाहर कॉमन ले लिया। तो ये हो गया 6π∗R V टर्मिनल। वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3πR³ जी इंटू रो माइनस सिग्मा। चमक गई बात? अच्छा, अब यहाँ से कुछ कुछ तो कट गया होगा। जैसे पाई से पाई कट गया, इससे कट जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। एक आर से ये 2 बार कट जाएगा। तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी कुछ ऐसी दिख रही है, 2/9
3 से 3 कट गया, नाइस। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 होगा, कटेगा थोड़ी। 2/9, फिर मैं ऊपर लिख दूंगा रो माइनस सिग्मा, ये हो जाएगा r² g डिवाइडेड बाई ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी बन गई आपकी, ठीक है। तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं। अगर कोई टर्मिनल वेलोसिटी और डिस्टेंस का या टाइम का ग्राफ बनाना चाहे, तो स्पीड वर्सेस टाइम का अगर कोई ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, एक टाइम के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। आया ना? ये AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ग्राफ AIEEE जेई मेंस, ये ग्राफ आया था। समझ गए बात को? छाप लेंगे, खत्म। मैं कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं, ऐसा लिख लो डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी, फटाफट 2-3 पॉइंट लिख लो। विस्कोसिटी ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी, viscosity of liquid decreases with rise in temperature. Viscosity of liquid decreases with rise in temperature. ऐसा पता है क्यों हो रहा है? जैसे टेम्परेचर राइज किया तो जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्सेस मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स पे लगने वाले फोर्स, तो लिक्विड में जो कोहेसिव फोर्सेस है वो कम हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे। अगर वो कम हो गए तो इसका मतलब वहां पे विस्कस फोर्स भी कम हो जाए। नेक्स्ट, viscosity of gases, viscosity of gases increases, viscosity of gases increases with rise in temperature, with rise in temperature। कहानी समझ में आ गई? लिक्विड में डिक्रीज करेगा और गैसेस में इंक्रीज करेगा। चलिए भाई, normally viscosity is independent of pressure. Normally viscosity is independent of pressure. ठीक है, कुछ ज्ञान की बातें हो गई हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस में विस्कोसिटी क्यों बढ़ रही है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज़्यादा है, एक लेयर से दूसरी लेयर में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जा रहे हैं। एक टर्म है जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि डिसाइड करता है कि मोशन कैसा है। उसको लिख लो जेई के लिए, नीट के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब बोर्ड के लिए नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर, हेडिंग डाल देंगे रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर it decides type of flow pattern, it decides types of flow pattern, it is non-dimensional, it is non-dimensional, इसका वैसे तो मतलब भी होता है रेनॉल्ड नंबर का, इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है रो वी डी बाई ईटा। रो वी डी बाई ईटा मतलब ये इसको सॉल्व करके आता है रो वी डी बाई ईटा। ठीक है, हालांकि इन सब का मतलब भी अलग अलग है। वी तो तुम्हें स्पीड पता ही है, वी तो स्पीड हो गई। रो तुम्हारे पास क्या हो गया? डेंसिटी।
डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखो जो डी है ना, डी की कहानी लिख लो। लेटरल डायमेंशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ फ्लूइड फ्लो। लेटरल डायमेंशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ फ्लूइड फ्लो। ये उतना ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है इसमें जो पढ़ा है। जो अब इसमें लिखाऊंगा वो काम की चीज़ है। इफ़ आर इज़ लेस देन 1000, इफ़ आर इज़ लेस देन 1000, नंबर ही है क्योंकि डायमेंशन तो कोई है ही नहीं। इफ़ आर इज़ लेस देन 1000 देन द फ्लूइड इज़ स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। then fluid flow is streamline or laminar. If R is greater than 2000, it is turbulent. If R is between 1000 to 2000, then fluid flow is unsteady. Unsteady. चलो भाई खत्म, आधी कहानी खत्म हो गई। अगली हेडिंग लिखो सरफेस टेंशन। मैं कोशिश करूँ कि आज थ्योरी खत्म हो ही जाए। सरफेस टेंशन ये वापस से अब बोर्ड का काम है ना, यही वाली कहानी खत्म हो गई। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, तुमने कभी मच्छर को पानी पे बैठे हुए देखा है? नहीं देखा? मक्खी को, मक्खी को देखा है पानी पे? वो मक्खी पानी पे ऐसे बैठती है, अगर तुम उसके पैरों को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एक पतली सी चादर है पानी के ऊपर और चादर के ऊपर बैठ गई है। फिजिक्स पढ़ने का तरीका यही होता है वैसे। देखेंगे, तुमने नोटिस नहीं किया? अपने अपने फोन की मुंडी को, अपनी मुंडी को फोन में से निकाल के बाहर की चीजों में देखा जाए। फोन की मुंडी को मत निकालना वरना समस्या हो जाएगी। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, उस मक्खी के जो पैर हैं वो ऐसा लग रहा है कि चादर। हाँ मैंने देखा है, देखा है, मैंने खूब देखा है, खूब देखा है। मैंने मधुमक्खी को भी देखा है पानी में बैठे हुए, मैंने वो पीली वाली मक्खी को भी बैठा है जो ऐसे फर खा जाती है। ए बर्रिया, ततैया, जो भी उसका नाम है ना। हाँ समझ गए बात को? फिर वो एक वो होता है जो भंवरा होता है। हनी भी नहीं, भंवरा मतलब इन सबका बाप भाई। इतना मोटा होता है और वो खा लेना तो मृत्यु मतलब तक हो सकती है लोगों की, अगर 3-4 खा जाए तो। है वो पानी में नहीं बैठता, वो मोटा होता है वो पानी में नहीं बैठ पाता है। तुझे खाया है क्या? किसको खाया है भाई? और वो पता है, तुमने वो गाना नहीं सुना, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, कैसे टाइप पुराने गाना है ना? हाँ गाना है म्यूजिक टेस्ट। अरे सुन सुन सुन, अरे सुन, अब तूने जो बात बोली ना, अब तो सुन उस पर एक बात। तुम लोगों ने स्पाइडरमैन देखी है? कौन सी वाली? उसमें गाना है, स्पाइडरमैन में गाना नहीं सुना तुमने? अरे स्पाइडरमैन में गाना है, गाना गाना मैं सुनाता हूँ तुमको। हाँ भाई, कौन सा गाना है शौर्य? स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, ओहो। सुना है ना? तो मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ मतलब मैंने तो वही वाली देखी है ना। अरे यार ऐसे आंखों से आंसू आ जाएंगे मेरे हंसते हंसते। तुम लोगों ने क्या याद दिला दिया भाई।
मस्त। हाँ, तो हम स्पाइडरमैन से वापस लौट के आते हैं मक्खी पे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, अगर जैसे पानी में अगर कोई एक लकड़ी 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 लड़की नहीं लकड़ी, हाँ 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 हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि टंग ट्विस्टर तो नहीं हो जा रहा मेरे साथ, है ना। पानी में अगर कोई लकड़ी तैर रही है, अगर तुम उस लकड़ी को ऐसे ऊपर उठाओ तो तुम्हें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसके वेट से भी ज्यादा होगा। अगर उस पानी की बजाय अगर तुम वो ऑयल में तैर रही है, ऑयल में उठाओगे तो तुम्हें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम्हें लकड़ी के वेट से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तुम बार बार लकड़ी ही समझो भाई। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे लिए टंग ट्विस्टर है, मतलब मैं लकड़ी बोल रहा हूं तो मुझे लग रहा है कहीं लड़की ना निकल जाए मुझसे, है ना। वुड बोल रहे हैं, नहीं नहीं लकड़ी में अच्छा लगता है। अब तो भाई इतना समझ में आ गया कि जो भी लिक्विड है, लिक्विड भाई एक मेम्ब्रेन की तरह काम तो कर रहा है। लिक्विड में जो मेम्ब्रेन बन रही है, वो मेम्ब्रेन आखिर बन कैसे रही है? तो उसके पीछे का जो मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन समझ गए ना। ये एक तो बायो वाले इनको क्लास से बाहर निकालो। तो इसके पीछे के जो कहानी है, पीछे की इसकी जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इसके पीछे की कहानी मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी एक मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे तो इस मॉलिक्यूल पे इसके आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, जिन्हें आप कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो जैसे ये इसको इधर खींच रहा है, 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 तो इस पे नेट फोर्स कितना है मॉलिक्यूल पे? जीरो है कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं एक मॉलिक्यूल एकदम इस सरफेस पे ले लूं, अगर इस सरफेस पे एक छोटू सा मॉलिक्यूल ले लूंगा तो यहां पर भी गोला बना के मैं समझ सकता हूं। तो यहां पर एक फोर्स इधर लग रहा है, 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 एक फोर्स इधर से लग रहा है। तो ये नेट फोर्स जीरो तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों भाई दोस्त, सही बात है। ऐसे ही अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को यहां पर एज्यूम कर लूं, थोड़ा सा नीचे, पूरा नीचे नहीं है, कितना है, थोड़ा सा नीचे, यहां पर एक गोला बना के समझो कि भाई इसके आसपास के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे इसके साथ। तो ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल इसको इधर फोर्स लगा रहे होंगे, ये वाले इधर लगा रहे होंगे, ये वाले इधर, ये वाले इधर, ये वाले इधर, ये वाले इधर। अभी भी देखो तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से इस पे जो नेट फोर्स आएगा अभी भी किधर आएगा, नीचे। इतना समझ में आ रहा है। तो सरफेस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। अगर सभी मॉलिक्यूल्स पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो सभी मॉलिक्यूल एक चादर की तरह एक्ट नहीं कर रहे होंगे, हाँ या ना। उस चादर की भी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, उस स्ट्रेंथ से कम अगर उस पर फोर्स लगेगा तो चादर झेल लेगी, अगर उस स्ट्रेंथ से ज्यादा फोर्स लगेगा तो झेल नहीं पाएगी। इसीलिए मक्खी मच्छर आसानी से तैर लेते हैं। लेकिन आपके पास अगर खुद ही जाके कूद जाओ तो फिर ऐसा होता नहीं है। वो बायोन्सी है। हाँ, डेड बॉडी को मत तैराओ। तो पानी खुद मुंह में भर के अगर आओगे तो नहीं उसमें तुम तैरोगे, है ना। पता है ना बायोन्सी का कॉन्सेप्ट। ठीक। तो ये जो कहानी पढ़ी है ना, जो भी तुमको बताइए, इसके बारे में दो चार लाइनें लिखेंगे, लिखिए। The liquid surface behaves like a stressed elastic membrane. The liquid surface behaves like a stressed elastic membrane. Stressed elastic membrane which has a natural tendency to contract. Which has a natural tendency to contract and tends to have a
which has a natural tendency to contract and tends to have a minimum possible area. And tends to have a minimum possible area. This property of liquid is called surface tension. Surface minimum possible area. Next line. This can be explained by molecular theory of surface tension. This can be explained by molecular theory of surface tension given by Laplace. साइंटिस्ट का नाम है, given by Laplace. अबे लाप्लास लिख ले. लाप्लास. जबरदस्ती उसको करेक्ट करने की कोशिश मत कर. अरे साइंटिस्ट का नाम है यार, आगे चल के लाप्लास करेक्शन भी पढ़ोगे तुम. चलो आगे लिख लेंगे. भाई ऐसे मत कर यार, गंदी बात होती है. हाँ. इससे पहले कि मैं दोनों के चाकू मार के आते बाहर निकाल दूं, अच्छा लगेगा? हाँ. नेक्स्ट, इफ कोहेसिव फोर्सेस, अरे दीदी लिखो, इफ कोहेसिव फोर्सेस, if cohesive forces auntie, if cohesive forces increase, if cohesive forces increase, then surface tension also increases. Then surface tension also increase. ठीक है, वाइस वर्सा तो ट्रू है, अगर कम होगी तो कम भी हो जाएगी. नेक्स्ट, if impurity is completely soluble, if impurity is completely soluble, if impurity is completely soluble, then on dissolving it in liquid, then on dissolving it in liquid, the surface tension increases. Example, ऐसा लिख लो, liquid plus a small quantity of ionic salt. ठीक है. नेक्स्ट, if impurity is partially soluble, if impurity is partially soluble, if impurity is partially soluble, then surface tension decreases. Example, water plus detergent. Water plus detergent. दोस्त बात ऐसी है कि
कोई भी लिक्विड में, जैसे अपन पानी को ले लें, पानी में अगर आप डिटर्जेंट मिलाते हो तो कपड़े साफ कर देता है, यही तो है ना, इसीलिए तो अपन पानी मिला रहे हैं। डिटर्जेंट क्या कर रहा है कि लिक्विड की सरफेस टेंशन को कम कर दे रहा है। सरफेस टेंशन कम होने से क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस बना, जो मेम्ब्रेन बन रही है वो मेम्ब्रेन अब थोड़ी सी कमजोर टाइप की हो गई, तो अब वो अच्छे से जो भी डस्ट पार्टिकल है कपड़े में उनको अच्छे से ट्रैप कर सकती है। अगर आप कपड़े को ऑयल में धुलेंगे तो क्या कपड़ा साफ होगा? भले ही ऑयल ऐसा है कि जो उस पर नहीं चढ़ सकता, या इसकी थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा कर दो, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा कपड़े पे? बिल्कुल साफ नहीं होगा। तो तुम हमेशा ये चाहते हो कि जो भी लिक्विड तुम यूज़ कर रहे हो, चाहे वो पानी हो या गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, उसकी जो भी सरफेस टेंशन है वो मिनिमम हो। पानी को तुमने गर्म किया तो गर्म पानी करने से सरफेस टेंशन कम होती है, इसीलिए गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के अगर कपड़े धुलोगे तो बड़ी जल्दी साफ होंगे। अगर आपको कभी कपड़े भी अगर धुलने हैं, जैसे बाल्टी में अगर भिगोने भी हैं, तो आप पानी को गर्म कर लो, गर्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के कपड़े धुल लो, बड़ी जल्दी धुलेंगे, अच्छे से धुलेंगे, क्योंकि पानी की सरफेस टेंशन अब बहुत कम हो चुकी है। तो डिटर्जेंट डालने से सरफेस टेंशन कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी सरफेस टेंशन कम होती है, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो कपड़े आसानी से धुल जाएंगे। ये बात तुम्हें पता हो ना पता हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए जब वो चादर वगैरह होती है तो वॉशिंग मशीन में भी गर्म पानी डाल देती हैं। मैं हल्दी के बारे में मुझे नहीं पता है। नहीं, वो मुझे तो नहीं लगता ऐसा। ये इस चीज़ का इस्तेमाल कपड़े धुलने का तो हॉस्टल में खूब किया है मैंने, खूब करते थे। आराम से बाल्टी में गर्म पानी भर दिया और फिर कपड़े डाल दिए, और फिर वो 3-4 दिन पड़े रहे। मतलब ऐसा ऐसा हॉस्टल में कई बार होता था कि कपड़े भिगोने डाले और वो 2-3 दिन तक धुलने का नंबर ही नहीं आ रहा है। नहीं तो वो हॉस्टल के सर्कमस्टेंसेस है ना, क्या हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता था। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर surface tension decreases. On increasing temperature, surface tension decreases. On increasing temperature, surface tension decreases. Definition of surface tension. चल अभी तो लिखा ही है, अब फिजिक्स वाली डेफिनेशन लिखा, ये आम बोलचाल की भाषा वाली डेफिनेशन। Force acting per unit length, force acting per unit length on one side of an imaginary line drawn on the free liquid surface at right angle to the line and in the plane of liquid surface is defined as surface tension. चलिए मित्र, शुरू करते हैं। देखो, ये कह रहा है कि जैसे मान लो लिक्विड की कोई सरफेस है, तो लिक्विड की सरफेस को ऐसे अपन ऊपर से देख रहे हैं, जैसे ग्लास में पानी ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, तो इसमें अपन ने एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम कर ली है, थोड़ी इमेजिनरी एज्यूम करिए, तो इस पे इधर वाले मॉलिक्यूल इस पे इधर फोर्स लगा रहे होंगे, इधर वाले मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगा रहे होंगे इस लाइन पे,
मतलब अगर इधर देखेंगे तो इस पे एफ फोर्स होगा, इधर देखेंगे एफ फोर्स होगा। जैसे मतलब ये पानी ऊपर से ऐसे ग्लास रखा है और ऊपर से है, तो ये लाइन एज्यूम कर ली, तो इस पे इधर पानी इधर लगा रहा है, इधर पानी इधर लगा रहा है, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स तो जीरो ही है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, इसका नोटेशन टी होता है सरफेस टेंशन का। एनसीईआरटी में इन्होंने एस से डिनोट किया है, तो तुम परेशान मत हो ना, टी और एस कुछ भी। मैं टी लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे टी अच्छा लगता है। सरफेस टेंशन टी अगर है तो ये होता है फोर्स, और जो तुमने लाइन एज्यूम करी है इसकी जो लेंथ है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो गई एल, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो उसने बोला कि एक इमेजिनरी लाइन पे लगने वाला फोर्स जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, एक साइड, नेट तो जीरो ही है, एक साइड वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन इन द प्लेन ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड सरफेस के प्लेन में ही। तो टेंशन का फॉर्मूला हो गया एफ बाई एल, खत्म। तो सरफेस टेंशन फोर्स नहीं है, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये है इंपॉर्टेंट। अगर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो भाई इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, या फिर क्या हो जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी एम एल टी माइनस टू, तो हो गया फोर्स, नीचे हो गया एल, तो डायमेंशन कितनी हो गई एम एल जीरो टी माइनस का टू, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन सबको समझ में आ गई। अच्छा अब बताओ सर क्वेश्चन में कैसे यूज होती है, तो आप देखो क्वेश्चन में समझ लो। तो मैं इसके एप्लीकेशन में, जैसे पहला है, निडल की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है निडल इन लिक्विड। एक निडल है जो लिक्विड में पड़ी हुई है, तो उसको अगर तुम देखोगे तो कैसी दिख रही होगी, इस तरीके से दिख रही होगी, नहीं समझे। ये समुद्र का एकदम लेवल है, निडल ऐसे रखी है, तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा सामने से, क्या दिख रहा होगा, सिर्फ इसकी टिप ही तो दिखाई दे रही होगी, बस वो टिप बनाई है। आप समझे, ठीक है। अब ये ऐसा है कि भाई यहाँ पे सरफेस टेंशन हमेशा जो एक्ट करती है वो हमेशा लिक्विड और जो ऑब्जेक्ट है उसको मिलाने वाला जो एरिया है उसके टेंजेंशियल करती है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि लिक्विड एकदम टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा किसी एंगल पे कर रहा है। एंगल मैंने इसमें अज्यूम किया है यहाँ से थीटा, ये वाला थीटा मान लिया, ठीक है। तो अज्यूम कुछ भी कर सकते हो, मेरे पास जो सोचा है उस हिसाब से मैंने ऐसा मान लिया, आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हो। कॉन्सेप्ट इसका सिंपल है भाई, इसका कुछ वेट होगा तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा एम जी, इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर भी कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर कितना हो जाएगा टी साइन थीटा, और इधर भी कितना हो जाएगा टी साइन थीटा। तुम एक चीज देखो, इस निडल में कितनी साइड है जो पानी के कांटेक्ट में, दो साइड है, इसीलिए ऊपर इस साइड से टी साइन थीटा और एक साइड इस साइड से टी साइन थीटा, कितनी साइड आई दो। तो हमेशा ये देखना है कि लिक्विड के साथ कितनी साइड कांटेक्ट में है, एक साइड है तो एक बार टी वाला कंपोनेंट लेना है, दो साइड है तो दो बार लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो तुम बोलोगे ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, तो कितना हो गया टू टी साइन थीटा। लेकिन तुम्हें पता है कि इस टेंशन को कभी भी मैं फोर्स के बराबर नहीं कर सकता, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ। तो अगर इस निडल की लेंथ एल है तो मैं लिखूंगा टू टी साइन थीटा इंटू लेंथ एल, ये इस पे लगने वाला कौन सा फोर्स होगा ऊपर वाला, इज इक्वल टू नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा एम जी। तो कोई टेंशन पूछे कितनी हो गई, तो टेंशन हो गई एम जी अपॉन टू एल साइन, चमक गई बात। ऐसे और भी कहानियां हैं, देखो और दिखाता हूँ। और ऐसा है कि जैसे मान लो कि ये अब निडल है, रंग थोड़ा गंदा लग रहा है, ये मजा नहीं आ रहा, जैसे ये है, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पे मस्त आराम से एक निडल या एक रॉड एक लेंथ एल की पड़ी हुई थी, इसको मैं ऊपर उठाना चाह रहा हूँ, ऊपर पानी से बाहर निकालना चाह रहा हूँ वही लकड़ी को, है ना। तो अगर मैं इसको ऊपर उठाना चाह रहा हूँ, चाहो तो मैं 3D में बना सकता हूँ, 3D में बना दूँ क्या? मजा नहीं आ रहा लेकिन 2D सही है। तो ये है रॉड ऑफ लेंथ एल। अब इसको ऊपर उठाना चाहते हैं तो देखो भाई, तुम्हें फोर्स mg तो लगाना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? रजिस्टिव नहीं, सरफेस टेंशन के बिहाफ पे जो फोर्स होगा। तो इसको अगर तुम ऊपर की तरफ पुल करोगे तो जो लिक्विड है ना, लिक्विड की शेप ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे ये लिक्विड ऐसा दिख रहा होगा, आया ना, क्योंकि तुम खींचना चाहते हो। तो भाई यहाँ पे जो टेंशन लगेगी वो T इंटू एल, इधर फोर्स हो जाएगा, एक फोर्स हो जाएगा T इंटू एल। तो आपके पास जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा वो कितना आ जाएगा? 2T इंटू एल फोर्स ये हो गया, प्लस mg आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए, आया ना। मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि टेंशन इंटू लेंथ करने से फोर्स आ जा रहा है। ऐसे ही एक डिस्क है, डिस्क मतलब पूरी सॉलिड होती है। इस डिस्क की रेडियस कितनी है? r। ये भी लिक्विड में पड़ी हुई है। अब इसको अगर मैं उठाना चाहूँ तो इस पे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो फोर्स F लगाना ही है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। तो यहाँ पर मैं चारों तरफ इस पे फोर्स लग रहा होगा ये। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि पूरी डिस्क को ऐसे ऊपर उठाऊंगा तो चारों तरफ फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो वो फोर्स T इंटू लेंथ होगा। तो अब इसकी लेंथ क्या लिखी जाए? डिस्क की सरकमफेरेंस। तो ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा वो हो जाएगा mg प्लस टी इंटू 2πr। समझे बात को? ऐसे अगर मैं बोल रहा हूं कोई एनुलर डिस्क है, तुम सो क्यों रहे हो बे? एनुलर डिस्क का मतलब होता है खोखली, जिसकी रेडियस r1 इनर है और r2 रेडियस r2 है। क्या नशे हैं ये तो, क्या बैठी बैठी सिर दीवार में मार लिया गया? क्या कर रही है? इसमें नीचे की तरफ तो क्या लग रहा होगा? mg। और इसको ऊपर की तरफ अगर मैं पुल करना चाहूँ तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? F। अब एक फोर्स आएगा यहाँ पर T इंटू इसका सरकमफेरेंस दैट इज 2πr2, और एक आएगा इनर वाले पे दैट इज T इंटू 2πr1। जितनी सरफेस उतने फोर्स। रॉड में कितनी सरफेस कांटेक्ट में थी? 2। एनुलर डिस्क में कितनी है? 2। यहाँ डिस्क में कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? mg प्लस t इंटू 2πr1 प्लस r2। एक साथ ही लिख दिया मैंने, 2πr कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया? r1 प्लस r2। समझ गई पूरी बात? ये जितनी भी बात करी है ना, ये सब जेई और नीट लेवल की बातें हैं, तो अच्छे से पढ़ लिया। ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग छाप लीजिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।